हमारे सामने है पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी। हमको बताना है ये जो ऑप्शंस हैं इसमें SN2 रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर जो करेक्ट है वो बताना है। फिर से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसमें हमको SN2 रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ठीक, हिंदी में सुने। यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं इसमें हमको SN2 क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम बताना है। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो चलो चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर SN2 की बात कर रहे हैं। आप इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन ले लें, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर बात करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर R2 यानी 2 डिग्री, R3 यानी 3 डिग्री और R यानी 1 डिग्री। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 डिग्री हेलो अल्केन, 2 डिग्री हेलो अल्केन एंड 3 डिग्री हेलो अल्केन, ये तीनों तरह के हेलो अल्केन हैं हमारे पास। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि SN2 रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये SN2 रिएक्टिविटी यानी कि रिएक्शन की बात भी कर लें हम। SN2 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, वो क्या होता है तो देख लें आप। CH3 मिथाइल, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। फिर CH3CH2 पॉजिटिव, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, और फिर सबसे लास्ट में आएगा CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव। यहाँ पर SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके सामने है। ये देखिए, ये इस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर है। इसके अंदर मिथाइल रेडिकल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है SN2 में। फिर ये 1 डिग्री थोड़ा कम होता है, 2 डिग्री और उससे कम होता है, 3 डिग्री उससे और कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि इस तरफ से जब हम इस तरफ जाते हैं, ये देखिए इस तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर हिंड्रेंस इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट इंक्रीज होता है। ठीक है, इस तरफ क्या होता है, स्टेरिक इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। स्टेरिक इफेक्ट इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, इससे इसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है डियर, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये 1 डिग्री, यहाँ पर ये 2 डिग्री और यहाँ पर ये 3 डिग्री है। तो इसमें जब मैं कह रहा हूँ आपको कि यहाँ से यहाँ इस तरफ स्टेरिक इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रिएक्टिविटी इधर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो रिएक्टिविटी ज़्यादा किधर होगी, इसके अपोजिट साइड, यानी इस तरफ क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, और इस तरफ इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है डियर, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये है कि 3 डिग्री लीस्ट रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री उससे मोर रिएक्टिव होता है, और 1 डिग्री जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। किस केस में, SN2 के केस में। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा SN2 रिएक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। स्टेरिक प्रभाव जितना ज़्यादा होगा SN2 की क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। और स्टेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रेडिकल ज़्यादा है, यहाँ पर क्राउडिंग ऑफ अल्काइल रेडिकल क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए इसमें स्टेरिक इफेक्ट क्या है, ज़्यादा, तो रिएक्टिविटी क्या होगी यहाँ पर, कम होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है बस, तो इसलिए क्या है डियर, यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डियर, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका डियर, ये C होगा। ये देखिए, यानी कि ये 1 डिग्री हेलो अल्केन है, फिर ये 2 डिग्री हेलो अल्केन है, और यहाँ पर ये 3 डिग्री हेलो अल्केन है। तो इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो आपको पता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, 1 डिग्री की, फिर उससे कम किसकी है, 2 डिग्री की, फिर उससे कम किसकी है, 3 डिग्री की। अब ये फॉर्मेशन कैसे होता है, तो चलो एक बार आपको मैं फिर से बताता हूँ इसका फॉर्मेशन कैसे होता है।
देखो डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर ये X, ठीक है, ये CH2X। आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 2 एंड दिस इज 3 एंड दैट इज ए नंबर 1 4। ठीक, इसको आप बॉक्स बना दो, ऐसे ये बॉक्स बना दो, बना दिया। अगर आप यहाँ पर एक रेडिकल अटैच कर दो तो इसको हम लोग बोलेंगे डियर 1 डिग्री हेलो अल्केन, तो ये 1 डिग्री हेलो अल्केन हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर एक रेडिकल और जोड़ दो तो उसका एक एच क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो जरा देखो कैसे हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा CHX, ठीक है, ये रेडिकल तो पहले ही था, इसका एक एच आपने कम कर दिया और एक रेडिकल जोड़ दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डियर, ये 2 डिग्री हेलो अल्केन। अब ये जो H है इसको भी हटा दो, आप हटा देंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर बचेगा CX, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर, और 3 रेडिकल अटैच हो जाएंगे लाइक दिस। ये देखिए, ये इस तरह से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि इसको हमने कहा 1 डिग्री, इसको कहा हमने 2 डिग्री, और इसको कहा डियर हमने 3 डिग्री। अब देखिए इस कार्बन से जहाँ से ये हेलोजन लिंक है, अब आप खुद देखो यहाँ पर रेडिकल कितने हैं, यहाँ पर ये 3 रेडिकल यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है। तो 3 रेडिकल अटैच्ड हैं तो इसमें स्टेरिक इफेक्ट क्या है डियर, ज़्यादा है, ठीक है। तो जब 3 रेडिकल यहाँ पर होंगे तो क्राउडिंग इनकी ज़्यादा है अल्का रेडिकल की, है ना, इनकी भीड़ ज़्यादा है इन रेडिकल की। तो ये क्या करेंगे कि ये इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर रेडिकल कितने हैं, यहाँ पर आपको 2 रेडिकल नज़र आ रहे हैं, ये देखिए, एक रेडिकल यहाँ ये नज़र आ रहा है, एक रेडिकल यहाँ ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बिकॉज 2 रेडिकल हैं तो यहाँ स्टेरिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। और यहाँ पर एक ही रेडिकल है इसलिए इसमें स्टेरिक इफेक्ट क्या होगा डियर, इसमें सबसे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ रहा है आपको कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि ये देखिए यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट जिस ऑर्डर में इंक्रीज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में SN2 की रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसीलिए यहाँ पर ये 1 डिग्री हेलो अल्केन ये मोर रिएक्टिव होगा SN2 में, उसके बाद थोड़ा सा कम लेस रिएक्टिव ये होगा, और वेरी लेस रिएक्टिव कौन होगा डियर, ये 3 डिग्री हेलो अल्केन होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है डियर, आपने देख लिया, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ये C है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ, ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है डियर, ये है सेकंड नंबर, इन CH3Br, और यहाँ पर हम इसकी पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करते हैं जो कि अल्कोहल है ना, क्या ये अल्कोहलिक है, तो यहाँ पर X बनना चाहिए, ठीक है डियर। उसके बाद अगर हम इसका रिडक्शन करें तो क्या बनना चाहिए, यहाँ पर ये Y बनना चाहिए। तो हमको ये बताना है इसमें कि यहाँ जो एंड प्रोडक्ट है Y, वो इन चारों ऑप्शन में से क्या है, ठीक है। तो चलो इन चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं, है ना, देखो क्या ऑप्शन है इसके अंदर। तो अपन एक काम करते हैं, है ना, एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पर देखें आप कि इसकी रिएक्शन कैसे होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, ये है CH3Br और यहाँ पर हम इसकी पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से KBr क्या हो जाएगा डियर, यहाँ से बाहर हो जाएगा, और साइनो ये CN यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। ये देखिए ये CH3CN लिंक हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा डियर, ये KBr बाहर, ठीक है। अब ये जो CH3CN बना है तो डियर ये क्या है, ये X है, X, यस, हमको लेकिन Y बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे रिएक्ट कराएंगे। याद रखिएगा ये रिडक्शन है, यानी अपचयन, और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी लेते हैं हम, Na+C2H5OH की, ठीक है। आपको पता है Na+C2H5OH ये हमको नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और उन्हीं नेसेंट हाइड्रोजन से रिडक्शन होता है किसका, ये जो साइनाइड है। अब एक बात और दिमाग में रखना है आपको कि यहाँ पर डियर आपने साइनाइड ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसकी 4H से रिएक्शन कर दी, ठीक, ये रिडक्शन तो लिखेंगे ही आप, रिडक्शन मतलब अपचयन हिंदी में, है ना। तो यहाँ पर Na और यहाँ पर हो जाएगा ये C2H5OH, ठीक डियर। अब क्या होगा, हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ साइनाइड है और उसका आप रिडक्शन करते हो
तो हमेशा याद रखो कि यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन बनेगा, ये निश्चित है। इसके अंदर ये देखिए 2H के साथ लिंक होगा और ये 2H जो है N के साथ लिंक हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 NH2, यानी 1 डिग्री अमाइन बनेगा। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे होता कि आइसोसाइनाइड होता और आप रिडक्शन करते, तो याद रखना फिर हमेशा क्या बनेगा, 2 डिग्री अमाइन बनेगा। लेकिन यहाँ तो साइनाइड है, तो यहाँ हमेशा क्या बनेगा, 1 डिग्री अमाइन। इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल अमाइन। अब देख लो इथाइल अमाइन कहाँ पर ऑप्शन है, ये, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर, ये सी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फॉर फॉलोइंग I नेगेटिव Cl नेगेटिव Br नेगेटिव द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज, हमको बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी किस ऑर्डर में होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस ऑर्डर में इंक्रीज होती है उस ऑर्डर में उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, इसका मतलब ये निकला कि जितना बड़ा इनका एटॉमिक साइज होगा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ऋण विद्युता घटेगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए डियर इसका ऑप्शन क्या आएगा डियर, आप सोचिए क्या ऑप्शन हो सकता है, BrCl I नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इसको बी ऑप्शन को देखो, I नेगेटिव Br नेगेटिव Cl नेगेटिव, ये हो सकता है क्या, तो आंसर मिलेगा ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन हो सकता है, तो मैं कहूँगा यस, क्योंकि Cl से बड़ा साइज Br का है और Br से साइज बड़ा किसका, I नेगेटिव का, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डियर, सी। ये देखिए, क्लियर डियर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 4th, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। होता ये है कि हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये बेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, आपको पता है ये मेटा क्लोरोबेंजीन है और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। ये क्या डियर, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज द ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, हमको ये बताना है, देखिए इधर क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। हमको ये जो ये 4 जो कंपाउंड्स हमको गिवन है इनकी हमको रिएक्टिव, ये माफ़ करना, ये डेंसिटी का ऑर्डर दिया हुआ है, ये और ये हमको बताना है कि किस ऑर्डर में इनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि डेंसिटी होती क्या है। तो सबसे पहले देखिए डेंसिटी क्या होती है डियर, आपको पता है डी इक्वल टू होता है m/v। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू m/v, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इसमें यह होता है कि डेफिनेट वॉल्यूम में जितना ज़्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक निश्चित आयतन में जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको यहाँ पर एक बात समझना है कि मास जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी, यानी कि आणविक द्रव्यमान जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसका घनत्व क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ देखिए क्या क्या है, यहाँ देखिए डियर, यहाँ बेंजीन है C6H6, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है C6H5Cl। तो नेचुरली यहाँ पर Cl आ चुका है और आपको पता होगा डियर कि H का एटॉमिक मास जो है 1 होता है और Cl का एटॉमिक मास होता है 35.5। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ C6H6 था मगर H रिप्लेस होकर के यहाँ पर एक Cl आ गया, यानी यहाँ पर इसका मास क्या हो गया, एटॉमिक मास क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पर 2 Cl आ गए तो यहाँ पर और एटॉमिक मास बढ़ गया, यहाँ पर भी 2 Cl है तो और एटॉमिक मास बढ़ गया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक बात का दिमाग रखना आप कि यहाँ एटॉमिक मास कम है, यानी इसका मोलर मास कम है, यहाँ मोलर मास ज़्यादा है, मगर इन दोनों में मोलर मास सेम है, ऐसा आपको लग रहा होगा। ठीक है, देखने से तो यही लग रहा है कि हाँ इसमें भी 2 Cl लगे हुए हैं, इसमें भी 2 Cl लगे हुए हैं, इसका जो मोलर मास है उसका भी यही मोलर मास है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए कहूँ कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो थोड़ा सा सरप्राइज आपको लगेगा, है ना। तो चलो अभी मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 1 2 3 तक तो आपको कन्फ्यूज़न किसी को भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ मास कम है, यहाँ मास बढ़ गया, यहाँ पर मास और ज़्यादा हो गया, तो डेंसिटी क्या होगी, यहाँ तक तो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न है, तो मैं बता दूं आपको
ये जो है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में ये जो स्ट्रक्चर होता है ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसकी सममित संरचना होती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने की वजह से, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें ये क्लोजली पैक हो जाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। आप कहीं से भी काटो इसको सेम कटेगा, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, कहीं से भी काटो, ये सिमिलर सेम पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि इस पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इसका, यानी इसमें सिमेट्री होती है जिसकी वजह से जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें इसकी पैकिंग जो है वो क्लोजली पैकिंग होती है। अब जब क्लोजली पैकिंग होगी तो क्या होगा, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, खत्म। जबकि ये इसमें सिमेट्री नहीं होती है तो इसमें क्लोज पैकिंग इसमें नहीं हो पाती है, इसके कंपैरिजन में क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती है, ध्यान देना, ठीक है। इसीलिए इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, और इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा। अब हिंदी में सुने, मैंने आपसे कहा कि मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, हमें इन दोनों में ही थोड़ा सा है ना संदेह है कि इन दोनों में से किसका ज़्यादा जो है घनत्व है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है इसकी सममित संरचना होती है। सममित संरचना होने की वजह से क्रिस्टल जालक में ये कम से कम स्थान में क्या, ये ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते हैं, यानी कि क्रिस्टल जालक में इनकी जो फिटिंग होती है, यानी जो ये सेट होते हैं ये इजीली सेट हो जाते हैं, यानी कि कम से कम जगह में इनकी मात्रा, इनकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा आ जाती है। तो डेंसिटी क्या हो जाती है डियर, उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा डियर, 1 से ज़्यादा 2 का, 2 से ज़्यादा 3 का, और 3 से ज़्यादा 4 का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डियर क्या, ए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है डियर, ये देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये, द एल्कीन दैट विल गिव द सेम प्रोडक्ट विद HBr इन द एब्सेंस एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज। डियर स्टूडेंट्स, हमको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस लें या फिर उसकी एब्सेंस लें तो इनमें से वो कौन सा एल्कीन है जिसमें अगर हम HBr का एडिशन करें तो सेम कंपाउंड बनेगा, ठीक है। हिंदी में सुने, मैं ये कह रहा हूं इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा एल्कीन है कि जिसके अंदर अगर हम HBr का योग करें उसमें हम पेरोक्साइड की उपस्थिति रखें या ना रखें, दोनों में ही यौगिक एक ही प्रकार का बनेगा। तो इसका आंसर है डियर ए, ये। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्यों है, तो बहुत सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि चाहे हम पेरोक्साइड इफेक्ट की बात करें या मार्कोनिकॉफ इफेक्ट की बात करें, ये दोनों अनसिमेट्रिकल एल्किन और अल्काइन पर फॉलो होते हैं, ये सिमेट्रिकल पर फॉलो नहीं होते, क्योंकि सिमेट्रिकल पर सेम प्रोडक्ट बनेंगे, चाहे मार्कोनिकॉफ रूल हो चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये इसका स्ट्रक्चर डियर क्या है, सिमेट्रिकल है। ये देखिए 2 ब्यूटीन, अब 2 ब्यूटीन को आप कैसे लिख सकते हो, जरा सोचो। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, लाइक दिस 1 2 3 and 4, and you can give the digit like this 1 2 3 and 4। आप 2 पर डबल बॉन्ड लगा दो, वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो डियर। ये देखिए CH3, ये CH एंड हियर CH एंड दिस इज अ CH3। तो देखो ब्यूट 2 इन, डबल बॉन्ड से इसको क्या करो, ब्रेक कर दो। तो देखो इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर जो सेम सिचुएशन है इधर भी सेम सिचुएशन है। तो कहने का मतलब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है ये, और सिमेट्रिकल एल्कीन में जो पेरोक्साइड इफेक्ट और मार्कोनिकॉफ रूल ओबे नहीं करता, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, ए, ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन। बाकी ये बी सी और डी ये तीनों जो है क्या इनके ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तीनों अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल पर तो मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ यानी पेरोक्साइड इफेक्ट दोनों लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए